क्या हाल चाल है। डिमांड तुमने देख लिया क्या? डिमांड अगर नहीं देखा है तो सप्लाई बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज डिमांड का छोटा भाई सप्लाई है। वेलकम टू द डे 3 एंड आज अपने लोग करने वाले हैं सप्लाई। छोटा चैप्टर है, 20 मिनट का चैप्टर है, 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, देख लो फटाफट से। और सबसे पहले तो भैया लाइक करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो को? इतना एफर्ट्स देने के बाद आप अगर लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो तो बुरा लगता है भाई। तो फटाफट से प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। आज अपने लोग एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? सप्लाई। दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला सप्लाई को कवर करने के लिए, अगर आपने डिमांड देखा होगा। डिमांड अगर आपका स्ट्रांग है तो आप लोगों को सप्लाई भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, को रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? तो ये बताइए, लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन आप लोग को याद है क्या? लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन आप लोग को याद है क्या? हाँ सर। लॉ ऑफ डिमांड में लिखते थे, अदर थिंग्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, ऐसे करके लिखते थे ना। लेकिन यहां लिखेंगे ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इनवर्सली रिलेटेड। ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इनवर्सली रिलेटेड। मतलब जहां जहां क्वांटिटी डिमांडेड था वहां वहां क्वांटिटी सप्लाइड लगा दोगे, बात खत्म। यहां पे भी वही बोला है कि सारी की सारी सप्लाई के फैक्टर्स तुम कांस्टेंट रहो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर आर इनवर्सली रिलेटेड, नहीं, आर डायरेक्टली रिलेटेड, आर डायरेक्टली रिलेटेड। आप लोगों को पता है क्या, एक चीज आप लोगों को पता है कि प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाता है। जैसे डिमांड अपने लोग पढ़ते थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई अपने लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझिए। आप ये समझिए कि आप ये फोन को बनाते हो, आप ये फोन को बनाते हो, सुनिए ना। आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझिए, आप ये समझिए कि आप ये फोन को बनाते हो। आप अब बताइए कि ये फोन महंगा होगा मार्केट में तब जाके ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, या सस्ता होगा तब जाके ज्यादा प्रोड्यूस करोगे? भैया ये फोन अगर महंगा होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा मैं। ये फोन अगर महंगा होगा तो ही मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा फोन, वरना दूसरे ब्रांड्स में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो सप्लाई बात करता है प्रोड्यूसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारा माल का हम लोगों को ठीक ठाक दाम मिल रहा है तो ही उस माल को ज्यादा ज्यादा करके सप्लाई करेंगे। अगर ये फोन मार्केट में 10 के जगह 20 में मिले, अगर ये फोन मार्केट में 10,000 के जगह 20,000 में मिल रहा है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लोग ज्यादा ज्यादा करके प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये फोन मार्केट में 10 के जगह बस 5 ही हजार में मिल रहा है, अभी मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कम सप्लाई करेंगे प्रोड्यूसर लोग। एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? मुनाफा। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए? मुनाफा। कि अगर ये सामान पे अगर मान लो 10,000 का मुनाफा हो रहा है मार्केट में, तो इसको ज्यादा प्रोड्यूस करो। अगर इस सामान को बनाने में मुनाफा अगर नहीं हो रहा है तो हम इस सामान को बहुत कम प्रोड्यूस करेंगे। तो डिमांड को जो है ना बेटा, डिमांड को जैसे अपने लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। सप्लाई को अपने लोग पढ़ते हैं, सप्लाई को पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई को पढ़ते हैं हम लोग। कि जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस कमता है सप्लाई कम जाता है। अरे एक एक खुद के बारे में सोचो ना। तुम मान लो कि तुम बिजनेसमैन हो, तुम ये फोन बनाते हो, तुम ये फोन मैन्युफैक्चर करते हो। ये बताओ, मार्केट में ये फोन तुम्हारा ज्यादा दाम में बिकेगा तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे कि नहीं? हाँ भैया। अगर 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 ये फोन मार्केट में मान लो 10,000 में बिक रहा है, मान लो कि 20,000 में ये फोन बिके, अचानक से पता चले ये फोन का दाम 20,000 हो गया, तो तुम ज्यादा ज्यादा करके प्रोड्यूस करोगे ना। लालच आएगा ना तुमको कि मुनाफा इसमें ज्यादा है, इस फोन पे तुमको मान लो मुनाफा ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है बेटा, तो तुम ये फोन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ना। यहां पे वही लिखा हुआ है कि अगर फोन का प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी फोन का उतना ही ज्यादा होगा। अगर फोन का प्राइस कम है, मुनाफा कम है, प्रॉफिट कम है, मुनाफा कम है, प्रॉफिट कम है,
तो सप्लाई भी कम करेंगे। किसी भी चीज का मुनाफा ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा करेंगे, किसी भी चीज का मुनाफा कम है, सप्लाई कम करेंगे। ये बोलता है अपने क्या, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे डिमांड में था अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो दूसरे फैक्टर्स थे वो कांस्टेंट रहो, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो। यहां पे लिखा हुआ है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली रिलेटेड। इसका ग्राफ कैसे होता है पता है आप लोगों को? इसका ग्राफ ऐसे होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। जैसे आप डिमांड का देखे होंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका ग्राफ ऐसे होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। उल्टा उल्टा जाता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई यहां पे बढ़ती है, प्राइस के घटने से सप्लाई यहां पे घटती है। सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो आओ इसको पढ़ते हैं। आओ देखो, मैट में आ जाओ एक बार, देखो ना क्या लिखा हुआ है। So the law of supply states that the quantity supplied increases when price rises and decreases when falls। यहाँ पे क्या बोला है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड ही बढ़ता है, जब प्राइस घटता है तो सप्लाई भी गिरता है। इट शोस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिश्ता बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। So producers are willing to sell more at higher price because it gives higher profit while lower price reduce supply। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है कि प्रोड्यूसर्स को अगर मान लो ज्यादा ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। प्रोड्यूसर लालची किस्म का आदमी होता है, मक्खी खोर किस्म का आदमी होता है। इतना लालची होता है प्रोड्यूसर कि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना वो ज्यादा सप्लाई करेगा, उसको कम पैसा मिलेगा तो वो कम कम सप्लाई करेगा। आप ही बताओ ना, आप मान लो एक तो ये फोन मैन्युफैक्चर करो, एक ये फोन मैन्युफैक्चर करो। सुनो, आप मान लो एक ये फोन मैन्युफैक्चर करो, एक ये फोन मैन्युफैक्चर करो। मान लो ये वाला फोन में आप लोगों को 10,000 का मुनाफा हो रहा है और ये ग्रीन वाला फोन में आप लोगों को बस 2,000 का मुनाफा हो रहा है, तो किसको ज्यादा बेचोगे? किसको ज्यादा सप्लाई करोगे मार्केट में? भैया जो 10,000 का मुनाफा दे रहा है उसको ज्यादा सप्लाई करेंगे मार्केट में। ये फोन आपको 10,000 का मुनाफा दे रहा है तो मार्केट में जाके इसको सप्लाई करोगे ज्यादा। ये फोन तो खाली 2,000 का मुनाफा दे रहा है, तो इस पे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? जो मुनाफा कम दे रहा है उसको सप्लाई नहीं करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि प्रोड्यूसर को जहां फायदा हो रहा है, जहां प्राइस बढ़ रहा है, वहां वहां प्रोड्यूसर लोग ज्यादा सप्लाई करेगा। अगर प्रोड्यूसर को एक सामान में फायदा नहीं हो रहा है, प्राइसिंग कम है, प्राइसिंग अगर कम है उसका, तो सप्लाई कम होगा। सीधा सा बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि सप्लाई कर्व क्या होता है। सप्लाई कर्व तो आप लोगों को बता ही दिए कि ऐसा ऐसा होता है सप्लाई कर्व, इसको पढ़ लीजिएगा। ए सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। तो सप्लाई कर्व क्या होता है? जब आप ग्राफ के वे में एक कर्व को दिखाते हो और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिश्ता बताया जाता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों सप्लाई कर्व। ठीक है, इट यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि इट नॉर्मली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि डिमांड कर्व राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है डिमांड कर्व, है ना? तो सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट जाता है। सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है ना वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड, ऐसे 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 होता है सप्लाई कर्व। और डिमांड कर्व का ऐसे हुआ करता था, है ना? डिमांड कर्व का ऐसे हुआ करता था, सप्लाई कर्व का ऐसे होता है। सप्लाई कर्व उल्टा जाता है, अपवर्ड जाता है। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे हुआ करता था? ऐसे ना। सप्लाई कर्व ऐसे जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब वही वाला एग्जांपल जो आपको एग्जांपल दिए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसे ही तो है। जो जो डिमांड में तुमने पढ़ा वो सब सप्लाई में तुम वापस पढ़ोगे। ठीक है, देखो, एक बच्चा एक दिन आया और मेरे से पूछा, सुनो ना एक स्टोरी। एक बच्चा एक दिन आया और मेरे से पूछा, सर आप बोले थे कि प्राइस जब बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस घटता है सप्लाई घटता है। मैं बोला हाँ मैंने बोला था, सिखाया था। हाँ मैंने बोला था, सिखाया था आप लोगों को। वो बोला सर कितने से? कितने से सर? आप खाली ज्ञान देते हो कि प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है सप्लाई घटता है, लेकिन कितने से? कितने से? कितना प्राइस बढ़ने से कितना सप्लाई बढ़ेगा, कितना प्राइस घटने से कितना सप्लाई घटेगा, कितने से सर? एग्जैक्ट नंबर तो बताओ। तो वही एग्जैक्ट नंबर बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड टू इट्स चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जो डिमांड का डेफिनेशन था वहां पे सप्लाई सप्लाई लगा देना, बस बात खत्म। सेम है ये, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड लिखते थे वहां पे, यहां पे अपने लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ये बताता है इट शोज हाउ मच सप्लाई चेंज व्हेन प्राइस चेंज बाय ए सर्टेन परसेंटेज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़े थे, जहां 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 डिमांड लिखते थे वहां वहां सप्लाई लिख के आ जाना, बस बात खत्म, ठीक है। उस वाले डेफिनेशन को करना, जहां जहां डिमांड लिखता था वहां वहां सप्लाई लिख के आ जाना, बस बात खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कितने से सप्लाई बढ़ेगा, कितना परसेंटेज से सप्लाई बढ़ेगा। अगर प्राइस गिरेगा तो कितने परसेंटेज से सप्लाई गिरेगा, ये बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इजी इजी है ना ये सब तो इजी है बाबू, ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? याद करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सारा दिमाग में बसा दिया ऑलरेडी आप लोगों को, तो यहां पे भी वही होगा। अगर प्राइस के वजह से, लॉजिक लिखो, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अगर प्राइस के वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है, अगर प्राइस के वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है, अगर प्राइस के वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सीधा सा बात है। अगर प्राइस के वजह से डिमांड अफेक्ट होती है उसे उसे अपने लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे ही अगर प्राइस के वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है, प्राइस के बढ़ जाने की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, या प्राइस के घट जाने की वजह से अगर सप्लाई घट जाती है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आप लोग लिख सकते हो कि प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई के बेस में क्या रहता है? प्राइस। प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग सप्लाई मतलब कि सप्लाई के बेस में कौन रहता है? प्राइस रहता है। तो जो आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किए थे ना, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कर देना। सेम सेम तो है भाई, कितना बार पढ़ा हूं, एक ही चीज है, बस डिमांड की जगह आप लोग सप्लाई लिख दो, डिमांड की जगह आप लोग सप्लाई लिख देना, कर लोगे ना। एक ही डेफिनेशन याद करना, डिमांड की जगह सप्लाई लिख देना, बात खत्म। उस इसमें कुछ है नहीं, इन सब क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। आप लोगों को हमको क्या पढ़ाना है अभी? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। सुनिए, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाना है अभी अभी अपने लोग। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये चार आइटम्स को पढ़ा के आप लोगों का छुट्टी, ठीक है। ये चार आइटम्स बस बस पढ़ाना है आप लोगों को, छुट्टी। अच्छा, सबसे पहले अपने लोग पढ़ लेते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे वहां पे अपने लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे इधर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जरा आप समझ लो इसको, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। संजीवनी बूटी में हम गलती से कवर ववर नहीं किए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा आप लोग। सुनिए, सबसे पहला फैक्टर होता है, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे वैसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे ये पहला फैक्टर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। सुनिए कि अगर प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, प्राइस गिरता है सप्लाई गिरता है, ये बोलता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं? सबसे पहला फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि अगर प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, प्राइस गिरता है सप्लाई गिरता है। फिर दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुनिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप बताइए कि फोन को बनाने में आप लोगों को बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, फोन को बनाने में, ये फोन को बनाने में पहले बहुत कम खर्चा लगा करता था, अब बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है।
तो क्या सप्लाई कम होगा या सप्लाई सप्लाई ज्यादा होगा? बताइए, सप्लाई कम होगा या सप्लाई ज्यादा होगा? अगर प्रोडक्शन महंगा है, सप्लाई कम होगा। प्रोडक्शन सस्ता है तो सप्लाई ज्यादा होगा। अगर कम कम खर्चा लग रहा है ये सामान को बनाने में, ये सामान को बनाने में हमको कम खर्चा लग रहा है, ये फोन को बनाने में कम खर्चा लग रहा है, भर भर के सप्लाई करेंगे, इतना सप्लाई करेंगे कि मार्केट पूरा बढ़ा देंगे पूरा। अगर ये फोन को बनाने में हमको ज्यादा खर्चा लग रहा है तो हम कम सप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, ज्यादा खर्चा लग रहा है, अगर सामान को प्रोड्यूस करने में ज्यादा खर्चा लग रहा है तो हम सप्लाई क्या करेंगे? सप्लाई कम करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है देन सप्लाई ज्यादा करेंगे। अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत हाई है तो सप्लाई कम करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी, फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी। तीसरा तीसरा वाला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी अच्छा है, सुनिए ना, अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी अच्छा है तो सप्लाई कम करोगे या ज्यादा करोगे? बताओ। मतलब मेरा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, मेरा टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि जल्दी से जल्दी फोन बन जाता है। अगर मेरा टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत टेक्नोलॉजी मेरा है, अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो सप्लाई मैं ज्यादा करूंगा, सप्लाई ज्यादा करूंगा। अगर मेरा टेक्नोलॉजी वीक है तो सप्लाई में कम कम करूंगा। ठीक है, सुनो ना, अगर मान लो कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है, आप खुद बताओगे, आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में, अगर अगर मान लो कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है, गवर्नमेंट मान लो टैक्स ज्यादा ले रही है, तो सप्लाई कम करोगे या ज्यादा करोगे? भैया भैया अगर गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज्यादा ज्यादा करके ले रही है तो सप्लाई हम कम करेंगे उस सामान का। मान लीजिए इस पे जो सरकार है इस पे बहुत सारा टैक्स लेती है, इस फोन पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लेती है, इस फोन पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। मान लीजिए इस फोन पे लेती है कि 10,000 टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और ये फोन पे मान लीजिए सिर्फ 2 ही हजार टैक्स लेती है। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए एक एक गुड्स पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है तो उसका सप्लाई हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम लेगी तो सप्लाई हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो यही सब सारा फैक्टर्स था, और क्या, यही सब सारा फैक्टर्स था ये, और क्या। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला फैक्टर, नंबर ऑफ सेलर्स भी मैटर करता है, नंबर ऑफ सेलर्स। अगर मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा रहेंगे, सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूध, दूध की कोई कमी है क्या? दूध, दही, वो डिटर्जेंट की कोई कोई कमी है क्या? नहीं ना, आराम से मिल जाता है, उसका सप्लाई ज्यादा है बिकॉज कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है। किसी भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अगर ज्यादा है, प्रोवाइड करने वाले अगर ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ सेलर्स अगर आपका लेस है, मार्केट में मोनोपोली कोई अगर बना के रखा है तो सप्लाई कम रहेगा ऑटोमेटिकली। मार्केट में मान लीजिए बीकॉम के ट्यूशंस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स मान लीजिए बीकॉम के ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं तो सप्लाई ज्यादा रहेगा। अगर मार्केट में बहुत कम टीचर्स बीकॉम के ट्यूशंस सप्लाई करते हैं तो सब ऑटोमेटिकली सप्लाई कम रहेगा। नंबर ऑफ सेलर्स अगर ज्यादा रहेगा सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ सेलर्स अगर कम रहेगा सप्लाई कम। ठीक है, ये सब क्या था? ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई था। आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि आपको अगर मैं इलेबोरेट करके बताऊं तो ऐसे करके लिख सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहले लिखना प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर टेक्नोलॉजी, फिर गवर्नमेंट टैक्स, ऐसे करके इलेबोरेट कर करके आप लिख सकते हो आराम से। इसका पूरा रिलेशन लिख देना। ठीक है, when when price increases quantity supplied also increases, when price decreases quantity supplied also decreases and vice versa। ऐसे करके लिख के आना, नॉर्मली एक एक लाइन करके भी लिख के आना आप लोग। ठीक है, क्लियर है? चलो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं। अभी अपने को अभी लास्ट टॉपिक करना है जिसका नाम क्या है? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक करना है। डिमांड डिमांड का नहीं कराए थे, डिमांड का एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराए थे बिकॉज एक ही साथ कवर कर देते हैं, डिमांड का भी हो जाएगा, सप्लाई का भी हो जाएगा। ठीक है, एक ही साथ आप लोग को सब सब कवर कर देंगे। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन लास्ट टॉपिक, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
और एक आप लोगों को पढ़ाना है इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज ये सब हम नहीं पढ़ाए थे नॉर्मली, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। हम अब इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरिलेट कर पाएंगे, बिकॉज एक एक चीज पढ़ लोगे, डिमांड पढ़ लोगे, सप्लाई समझ में आ जाएगा। डिमांड अगर पढ़ लोगे, सप्लाई ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि एक बलून है, ठीक है, मान लो एक यहां पे तुम्हारे पास बलून है। अब बलून को फूक मारते हो, फूक मारते हो, क्या फूक मारते हो बलून को? जब फूक मारोगे बलून इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपांड हो रहा है। आप अपना इंग्लिश यूज करो। एक मान लो बलून है, वो बलून को तूने फूक मारा, उस बलून में तुम अपना हवा घुसाया। अब ये बताओ वो बलून इंक्रीज हो रहा है ना एक्सपांड हो रहा है? अपना बुद्धि यूज करो। इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। वो बलून क्या वो 2 में या 4 में या 5 में बदल जा रहा है क्या? एक तो बलून क्या वो 10 हो जा रहा है क्या? उसको बोलते हैं इंक्रीज अपने लोग। वो तो एक्सपांड हो रहा है, वो तो एक्सपांड हो रहा है। आप एक तो आप एक तो आप एक तो बलून ले रहे हो, अब बलून में फुला रहे हो बलून को, वो तो एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन है उसका, उसका नाम तो एक्सपांशन है। तो याद रखना कि बलून जो है वो डिमांड कर्व है, और उसमें जो हवा भर रहे हो बेटा, हवा हवा हवा, एयर एयर जो है वो प्राइस है। अगर प्राइस के वजह से, सुनो, अगर प्राइस के वजह से डिमांड कर्व चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस के वजह से डिमांड कर्व ज्यादा हो रही है, अगर प्राइस के वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सपांशन। प्राइस के वजह से डिमांड कम हो रही है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस के वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स के वजह से, अदर फैक्टर्स के वजह से, जो दूसरे फैक्टर्स थे, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे दूसरे फैक्टर्स के वजह से अगर डिमांड कर्व चेंज हो रहा है, उसे अपने लोग बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्लियर है? तो आइए बनाइए कर्व, कर्व को बनाइए। एक नॉर्मल आप डिमांड कर्व को बनाइए, नॉर्मल नॉर्मल डिमांड कर्व को बनाइए। अगर प्राइस, अगर सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड कर्व चेंज हो रही है, अगर प्राइस के वजह से डिमांड कर्व चेंज हो रही है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए P1 था, ये आपका P2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस के वजह से डिमांड कर्व चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, उसे उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, उसे अपने लोग बोलते हैं एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। देखिए आप लोग लिखिए लिखिए लिखिए, जब तक लिखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। व्हेन व्हेन देयर इज a change in demand, when there is a change in demand, change in demand due to, when there is change in demand due to price of the commodity, यानी सिर्फ प्राइस के वजह से, सिर्फ प्राइस के वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, प्राइस के हरकतों के वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। when there is a change in demand due to price of a commodities, of a commodities, ब्रैकेट में लिख दीजिए अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जो दूसरे फैक्टर्स है भाई वो तुम लोग शांत रहो, रिमेनिंग कांस्टेंट, so there is a expansion, so there is a expansion or contraction of demand, of demand। ठीक है, एक्सपांशन किसको बोलते हैं पता है? कि पहले यहाँ पे Q1 था, अब यहाँ पे Q2 है, मतलब डिमांड बेटा एक्सपांड कर गया है, डिमांड एक्सपांड कर गया, डिमांड ऐसे 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 जा रहा है, देखो 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 देखो, ये वाला जो जा रहा है ना, ये Q1 से Q2 के तरफ सफर जो गया ना, इसको इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सपांशन, इसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन, क्लियर है?
क्लियर है? तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन, राइट की तरफ जाएगा एक्सपांशन। ठीक है, याद रखना, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट होता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, ये अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ये अगर राइट की तरफ आएगा, इसको इसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपांशन, इसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन में क्या होता है सर, राइटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। एक्सपांशन में क्या होता है बेटा, एक्सपांशन में राइटवर्ड मूवमेंट, सिर्फ मूव कर रहा है, अलग ग्राफ नहीं बना रहा है। अगर 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 अलग ही कोई कर्व बना ले रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीज। सिर्फ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपांशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, राइटवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड मूवमेंट। और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं अपने लोग, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेफ्टवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ठीक है, एक्सपांशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, राइटवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये कर्व लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब डिमांड घटा है, डिमांड घटा है, डिमांड घटा है। डिमांड अगर घटता है इसका मतलब प्राइस, प्राइस, इसका मतलब प्राइस अगर बढ़ा है, डिमांड घटा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये पॉइंट पे ना क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। बात समझे, बात समझे। एक्सपांशन में क्या होता है, एक्सपांशन में आप खुद यहाँ पे देखो ना, राइटवर्ड मूवमेंट, राइट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है बेटा। एक्सपांशन में क्या हो रहा है, राइटवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब अपने लोग क्या पढ़ेंगे, अब अपने लोग पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसको अपने लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बिकॉज एक अलग ही कर्व कर्व चेंज कर लेता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड सिर्फ प्राइस के वजह से चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से, दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है उसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर डिमांड अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो आइए लिखिए इसको, लिखिए व्हेन, व्हेन व्हेन देयर इज ए, when there is a change in demand, when there is a change in demand, when there is a change in demand due to other factors, प्राइस की वजह से नहीं, due to other factors, due to other factors except price। अगर प्राइस की वजह से डिमांड कर्व चेंज होता है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसके वजह से अगर चेंज होता है तो अपने लोग क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। when there is a change in demand due to other factors except uh, except price, it is called, it is called increase or decrease in demand, increase or decrease in demand। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, आप पूछोगे इसका ग्राफ कैसा बनता है सर जी बता दो ना, तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है, देखिए ऐसे ऐसे बना, ये कर्व नॉर्मल। ठीक है, ये ऐसे ही कर्व, कर्व नॉर्मल बना। अब ये क्या करता है पता है, ये क्या करता है पता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होता है पता है, एक अलग ही नया वाला कर्व बन जाता है, एक अलग ही नया वाला कर्व बन जाता है। अगर कुछ नहीं होता है ना तो एक अलग ही नया वाला कर्व बन जाता है, एक अलग ही नया वाला कर्व बना देगा। तो अगर इस तरफ शिफ्ट होगा इसको बोलते हैं अपने लोग राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट।
अगर वो इस तरफ अगर कर्व वो बना रहा है तो अपने लोग उसको बोलते हैं दोस्तों लेफ्टवर्ड शिफ्ट। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है कि एक अलग ही अपना कर्व बना देगा वो, थोड़ा सा हट के। ठीक है। तो अगर डिमांड में चेंज आया ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, इट इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। सीधा सा बात है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए, तो अगर मान लीजिए एक्सपांसन होता है, सुनिए ना, अगर अगर एक्सपांसन होता है तो एक्सपांसन में आपने लोग क्या बोलते हैं उसको? राइटवर्ड मूवमेंट एंड लेफ्टवर्ड मूवमेंट। अगर मान लीजिए इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, अभी तो अपने लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज किए ना, तो इंक्रीज अगर होता है ना तो उसको अपने लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। ये देखिए ना, इंक्रीज अगर हुआ, इंक्रीज अगर डिमांड हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और डिक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ गया। इंक्रीज होगा राइट की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इंक्रीज अगर होगा ना तो वो होगा राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज अगर होगा ना तो वो होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है इतना? चलिए, बस इतना ही था, और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग प्लीज घर में रिपीट करोगे। देखिए, हम आपको याद याद करवाते हैं। एक्सपांसन बताओ, एक्सपांसन, एक्सपांसन मतलब राइटवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट। एक्सपांसन मतलब राइटवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट। इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। जब प्राइस के लिए डिमांड चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है उसको अपने लोग बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब आइए वो क्वेश्चंस जो छोड़ दिए थे हमने। हमने एक क्वेश्चन दोस्तों डिमांड का छोड़ दिया था, हमने बोला था बाद में पढ़ेंगे। हमने एक क्वेश्चन जो है डिमांड का छोड़ दिया था, बोला था बाद में पढ़ेंगे। देखिए, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आपको पता है चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो अभी अपने लोग पढ़े, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को अपने लोग बोलते हैं ये चेंज इन डिमांड, वही चीज दिया हुआ है। और एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ठीक है, देखिए ना, दिया दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए, अगर मान लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर मान लो इस तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं अपने लोग कॉन्ट्रैक्शन। अगर मान लो राइटवर्ड शिफ्ट ले रहा है, इसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपांसन, एक्सपांसन। और मैंने आपको क्या बोला था कि चेंज इन डिमांड में क्या होता है? एक तो होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अगर होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज इन डिमांड, वो हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड। और अगर राइटवर्ड शिफ्ट लेगा, राइटवर्ड शिफ्ट लेगा तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ऐसा ही था ना ग्राफ? ऐसा ही था ना ग्राफ? तो पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है? पढ़ लीजिएगा। अरे भाई, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है भाई? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स के वजह से अगर चेंज हुआ है तो उसे हम अपने अपने लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस के वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बस बात खत्म। इतना ही तो था, इतना ही तो था। आइए इसको पढ़ा देते हैं, आइए। बच्चा है आप लोग, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा है, क्या बोले आप लोग को। चलिए सर, चेंज इन डिमांड का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का बात कर रहे हैं, अभी अभी जो पढ़े अपने लोग। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब किसका बात करें? एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन का बात करें, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात करें, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। रेफर टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। तो चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? जब डिमांड प्राइस को छोड़ के किसी दूसरे फैक्टर्स के वजह से चेंज हो रही है, जब डिमांड प्राइस को छोड़ के किसी दूसरे फैक्टर्स के वजह से चेंज हो रही है उसको बोलते हैं दोस्तों चेंज इन डिमांड। जब डिमांड प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उन सबके वजह से अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसे बोलते हैं दोस्तों चेंज इन डिमांड। उससे इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड आता है, मतलब कि डिमांड अपना कर्व को पलट लेता है, राइट वर्ड में जाता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड में जाता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, रेफर टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू द प्राइस चेंज ओनली। अगर प्राइस के वजह से डिमांड में चेंज आया है तो उसको बोलते हैं अपने लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसी चीज को अपने लोग एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कॉज है वो क्या है, सो कॉस्ट बाय इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, फैशन, रिलेटेड गुड, मतलब अदर फैक्टर्स जो है, प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स है उसके वजह से होता है। और ये तो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, प्राइस के बढ़ने या प्राइस के गिरने की वजह से होता है। यहाँ पे इसका यहाँ पे डिमांड कर्व पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सीधा अपना एक नया कर्व बना लेता है, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड में क्या होता है कि ये एक अलग ही एक नया कर्व कर्व बना लेता है अपना, चाहे राइट वर्ड शिफ्ट लेता है चाहे लेफ्ट वर्ड कर्व बना लेता है। और ये सिर्फ मूवमेंट करता है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, मतलब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग सिर्फ मूव किए थे। राइट वर्ड मूवमेंट करेगा एक्सपांशन, लेफ्ट वर्ड मूवमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ चेंज सो इंक्रीज और डिक्रीज इन ओवरऑल डिमांड, ये इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है ओवरऑल डिमांड में, और ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। अरे इसका नाम क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, इसका नाम क्या है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, बस बात खत्म। ना लिख के आ जाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सप्लाई का भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है, सप्लाई का भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है, बस सप्लाई कर्व उल्टा और डिमांड कर्व थोड़ा उल्टा। अरे डिमांड कर्व ऐसे बनता है ना, सप्लाई कर्व तो ऐसे बनता है, बस आप लोग पढ़ लेना इसको, क्या दिक्कत है। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सेम है, इसका भी देखो ना, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यहां भी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जो पढ़े डिमांड कर्व में, बस उल्टा वाला ग्राफ बनाना है, बस उल्टा वाला ग्राफ बनाना है, और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो मूवमेंट मतलब क्या होता है, मूवमेंट अगर बोलेगा मतलब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट अगर बोलेगा मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रहता है वैसे ही एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी रहता है, और जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड रहता है वैसे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सप्लाई भी रहता है। तो आप लोग देख देख सकते हो पूरा उल्टा है ना, ऐसे ऐसे करके। सप्लाई कर्व के हिसाब से है बाबू, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, सप्लाई भी खत्म हो गया। अब कल आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो कल हम लोग टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कल कल करा देंगे इसको। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।